जय हिंद और नमस्कार। ग्रोथ मोड यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं मेरे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के इस सेशन के तहत, जो कि अपने आप में संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही मायने रखता है, आज हम लोग एक सत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। इस मुद्दे के ऊपर हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से 2 समाचार पत्रों में इसके ऊपर लेख छपे हैं। तो यहाँ कंबाइंड व्यू में हम लोग ये पूरा सेशन देखेंगे। लेखक की क्या बातें हैं वो तो देखनी ही है, मगर अन्यथा जो परीक्षा संबंधी जो यहाँ चर्चा है उसको भी हम लोग यहाँ साथ में करेंगे। अगर दोनों के टाइटल्स देखें तो द हिंदू वाला है अनदर शेड ऑफ ए ग्रे और इंडियन एक्सप्रेस का है इन द ग्रे, यानी कि पाकिस्तान जो आज फिर से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में ही रहा है, या एफएटीएफ ने फिर से पाकिस्तान को अपग्रेड नहीं किया, वहीं उसकी जो प्लेस है वो रिटेन करी। तो इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं, पाकिस्तान के लिए क्या होने वाले हैं, प्लस पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे को कैसे देखता है, कैसे इस मुद्दे के बीच में भारत को वो घसीटता है, अन्य सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लेख है, तो यहाँ दोनों की कंबाइंड तस्वीर है हमारे पास। देखिए, ये दोनों की कंबाइंड तस्वीर है। द वन इज़ फ्रॉम हिंदू एंड द अनदर वन इज़ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। प्लस ये कवर की बात करें तो नीचे आप देख रहे हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है, यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री है, जो कि अपने आप में प्रयत्नों के बाद नाखुश दिख रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक इमेज है, फाइल फोटोग्राफ है। मगर ये बात सही है कि इस वर्ष ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया था, पूरा प्रयत्न किया था, मगर फिर भी वे यूनाइटेड नेशन के जो उच्च नेतृत्व है उनको कन्विंस नहीं कर पाए और अपने आप को ग्रे लिस्ट में ही पाया एट द एंड ऑफ द समिट। ऊपर एफएटीएफ है और एफएटीएफ और पाकिस्तान का जो नेक्सस है पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा है। काफ़ी समाचार में भी हम लोग देख रहे हैं, सुर्खियों में काफ़ी रहा है। जब एफएटीएफ की ये रिव्यू मीटिंग होती है तब पाकिस्तान का नाम जो है वो उछलता है, क्योंकि उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। प्लस भारत के पड़ोसी के नाते पाकिस्तान जो है वो अपना आप में एक बहुत ही दुष्ट राष्ट्र है। तो भारत का भी हित है पाकिस्तान का भविष्य कैसा होगा, क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, क्या पाकिस्तान अपने आप में विकास करेगा। अगर विकास करे तो ठीक है, तो पूरे क्षेत्र का संयुक्त विकास होगा, मगर अगर वो बैंकरप्ट हो गया, अगर वहाँ सैन्य तख्तापलट हो गया, तो भारत के लिए भी आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में चुनौतियाँ बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे। प्लस जैसे आमतौर पे हम लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखते हैं 3 चरणों में। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करते हैं, फिर बाद में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, और आखिरी में अगर कुछ ऐसा बिंदु यहाँ जुड़ने की हमें संभावना लगे या ज़रूरत लगे तो हम लोग उसे संशोधित तत्वों के रूप में यहाँ जोड़ते हैं, पूरे लेख को, पूरी चर्चा को परीक्षा लक्ष्य बनाते हैं। मगर आज संयुक्त जो है सेशन है हमारा 2 लेखों के ऊपर, तो महत्वपूर्ण बातों में तो कुछ एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है। जो कुछ समाचार थे उसको ही देखना है। तो हम लोग यहाँ इस पूरी चर्चा को परीक्षा लक्ष्य बनाने के लिए उसे एक और तरीके से देखेंगे। कार्यसूची हमारे पास तैयार है, एजेंडा हमारे पास तैयार है। उस एजेंडे के तहत एक एक बिंदु को समझेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर एग्जाम रिलेवेंट की बात करें, एग्जाम रिलेवेंस की, तो जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के साथ ही मुद्दा जो है वो जुड़ा है। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके भी अंश यहाँ है। जैसे हम लोग देखने वाले हैं एफएटीएफ क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, स्थापना कब हुई थी, कैसे काम करता है, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट इत्यादि चीज़ें। तो यहाँ उसका भी अंश है। मगर ओवरऑल देखें तो जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी के तहत हम लोग इस लेख को देख सकते हैं। और उसमें भी जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि अपने आप में पूरे विश्व के आतंकवाद का एक जो है एक पावर हाउस है, ठीक है। पूरे विश्व का आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पनपता है, पाकिस्तान के पैसों के ऊपर। तो यहाँ वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ देखना है। एफएटीएफ को भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, देखेंगे हमारी चर्चा। देखिए, सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष में 3 बिंदु देखने हैं, फिर बाद में हम लोग कार्यसूची के तहत आगे जाएंगे। निष्कर्ष में सबसे प्रथम पाकिस्तान लगातार तीसरे वर्ष भी ग्रे लिस्ट में रहा। तीसरे वर्ष भी ग्रे लिस्ट में रहा, यानी कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो परिस्थिति है वो अपग्रेड नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया, इस बार पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया था, मगर फिर भी वे एफएटीएफ को और यूएन के नेतृत्व को कन्विंस नहीं कर पाए, मना नहीं पाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होना तय है, स्वाभाविक सी बात है। ग्रे लिस्ट में है तो इंटरनेशनल लोन्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो अपने आप में पाकिस्तान को कम मिलेगी, यानी कि इस लिस्ट में, इस सूची में जो कोई भी देश होगा उनको कम मिलेगी। यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को भी आगे के समय में दिक्कत हो सकती है। इंटरनेशनल लोन्स लेने के लिए
फाइनेंशियल एड्स लेने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग फाइनेंशियल या वित्तीय संगठनों में से। उसके बाद देखें पाकिस्तान के अलावा अन्य 17 देश है जो इस सूची में है FATF के जो है द्वारा, वो उन सारों को इस सूची में लगाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे देशों में जहां आपको सूची ये दृश्यमान है, कहीं ना कहीं वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ मास डिस्ट्रक्शन के हथियार खरीदने के लिए पैसों के जो है जो हवाला पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए FATF ने इतने देशों को, इनफैक्ट इनसे ज़्यादा है, मगर मैंने यहाँ कुछ एक एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे। आई विल बी गोइंग थ्रू इट। फर्स्ट वन इज़ अल्बानिया, सेकंड वन इज़ बहामास, उसके बाद बारबाडोस है, फिर उसके बाद कंबोडिया है, घाना है, म्यांमार है, अपना पाकिस्तान तो है ही है, फिर उसके बाद सीरिया है, युगांडा है, यमन है, आयरलैंड है। ठीक है, काफ़ी सारे हैं। तो इन सारे देशों को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो इन सारे देशों का जो हक है, जो अधिकार है, वित्तीय अधिकार पूरे विश्व के बाजार में, वो अपने आप में कम होगा। जो देने वाले हैं, जो निवेशकार है, वो इनको अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे, बल्कि एक शंकाशील नज़र से देखेंगे और इनमें निवेश करने से बचने का प्रयास करेंगे। तो अपने आप में पूरे जो है राष्ट्र के लिए ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि हानिकारक है। आर्थिक हानि यह ग्रे लिस्ट से होती है और पाकिस्तान के ऊपर लगातार हो रही है। वैसे भी पाकिस्तान बिखरा पड़ा देश है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो सैन्य मोर्चा हो, चाहे वो राजनीतिक मोर्चा हो, और इसमें ऐसी FATF की मार, तो बेटर ये है कि पाकिस्तान को यहाँ से समझना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। दे शुड बी टेकिंग लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो और उनको सुधरना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ही पूरे क्षेत्र का, उनके अपने राष्ट्र का, वहीं भारत के लिए अपने राष्ट्र का हित है। तो ये बात रही निष्कर्ष की। अब आगे देखें कार्य सूची। तो देखिए 4 बिंदु है जिनके ऊपर हमें देखनी है चर्चा। सबसे प्रथम चर्चा में क्यों है, फिर उसके बाद FATF के बारे में कुछ तत्व देखेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का मत देखेंगे और अन्य आगे की राय यानी कि वे फॉरवर्ड देखेंगे, क्या इसका रास्ता होना चाहिए। शुरू करेंगे हमारी चर्चा सबसे प्रथम बिंदु से। देखिए लगातार तीसरे वर्ष, जैसे मैंने जिक्र किया कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है, यानी कि पाकिस्तान उसी सूची में बना रहा। पाकिस्तान UN के नेतृत्व को समझाने में निष्फल। देखिए पाकिस्तान को पिछले वर्ष 27 बिंदु का एक टास्क दिया था, एक काम दिया था, या एक प्रकार से शर्त कह लीजिए कि अगर आप 27 की 27 शर्तें परिपूर्ण करेंगे तो आपको ग्रे लिस्ट से अपग्रेड कर दिया जाएगा, आपको उससे निकाला जाएगा। मगर पाकिस्तान यहाँ दावा करता रहा कि हमने मात्र और मात्र 26 टास्क पूरे किए, एक ही केवल रह गया है, तो हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न पाकिस्तान करता रहा। फिर इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के साथ एक और 6 बिंदु का कार्यक्रम दिया गया FATF के द्वारा पाकिस्तान को, जिसके तहत पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसे कम तो करनी ही है, सुनिए तो करनी ही है, मगर उसके साथ दे नीड टू ऑल्सो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग। जो आतंक वित्त पोषण है, जो टेरर फाइनेंसिंग है, उसे भी खत्म करने की बात यहाँ की गई है। हालांकि पाकिस्तान के जो मंत्री है, जो कि FATF का कार्यभार जो है पूरा संभालते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि ये नया टास्क जो है वो कई गुना जो है, बहुत ही आप समझ लीजिए कि इट्स अ वेरी इजी टास्क इन कंपैरिजन टू द टास्क ऑफ 27 पॉइंट्स, बिकॉज 7-point task actually does not include any point of countering terror financing, but it only includes to deal with money laundering। तो यहाँ इनके द्वारा यह दावा हो रहा है, मगर फिर भी जैसे मैं मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप में दुष्ट राष्ट्र है और वो टेरर फाइनेंसिंग करता ही रहेगा। इट्स एक्चुअली अ टेरर सिंपैथाइजर। तो यहाँ इनकी बात जो है वो हमें ऐसे माननी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी बातें हुई कि पाकिस्तान को फिर से बनाए रखा इत्यादि, तो ये सारी बातें वर्चुअल समिट में हुई FATF की, क्योंकि कोरोना महामारी का काल चल रहा है, तो इसमें फिजिकल असेंबली जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वर्चुअल समिट के तहत यह निर्णय लिया गया था। फिर उसके बाद देखें तो पाकिस्तान में आज की बात करें तो इतने पाकिस्तान के दावों के बावजूद भी आज कई सारे ऐसे आतंकी संगठन है जो कार्यशील है, विच आर एक्चुअली ऑपरेशनल इन द पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन। कुछ एक नाम है जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो अपने आप में FATF ने भी आइडेंटिफाई किए हैं और UN के द्वारा भी डेजिग्नेटेड
जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा कई सारे हैं जिनमें से मुख्य 4 है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, तालिबान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनमें से लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के जो मुखिया है वो अपने आप में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ये पूरा का पूरा संगठन ही यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट संगठन है। फिर उसके बाद उसके जो नेता है, उनके जो मुखिया है, वो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और वे पाकिस्तान में धूमधाम जी रहे हैं, धूमधाम अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करके उनमें पैसों को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजकर वे टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, फंड एक्यूमुलेट करते हैं, उस फंड को भारत के विरुद्ध व मानवता के विरुद्ध उनका प्रयोग करते हैं। तो ये सारे यहाँ सक्रिय है जो एफएटीएफ को मालूम है। एफएटीएफ ने बताया कि भाई भले ही आपने 27 में से 26 बिंदुओं के ऊपर काम किया, मगर यहाँ अभी भी जो है आपके काम में क्षति है, आपको अपना काम अच्छी तरीके से ईमानदारी से करना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने पाकिस्तान को तीसरे वर्ष लगातार एफएटीएफ के इस ग्रे लिस्ट में रखा है। फिर उसके बाद देखें तो अब एफएटीएफ के बारे में हमें थोड़ी चीज़ें समझनी है कि वो दरअसल है क्या, संगठन का प्रकार क्या है, कैसे काम करता है। तो देखिए वर्ष 1989 में यानी कि 1989 में इसकी स्थापना हुई। G7 की समिट चल रही थी और पेरिस में वो समिट थी और उसके तहत विश्व में तब मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। ये समस्या बहुत ही विकराल हो रही थी। तो उस समय के नेतृत्व ने डिसाइड किया कि भाई अब हमें इसे काउंटर करना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करना चाहिए और उसे काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना यहाँ की गई थी पेरिस में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इट्स एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज लाइक यूनाइटेड नेशन एंड टुडे इट वर्क्स एज ए एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर हुई, मगर फिर उसके बाद इसका कार्य जो है वो यूएन के साथ सम्मिलित हो गया और आज यूएन की एक एजेंसी के तहत एफएटीएफ कार्यरत है। फिर एफएटीएफ ने एक दस्तावेज जारी किया जिसे 40 रिकमेंडेशंस कहा जाता है, यानी कि 40 बिंदु है, 40 बिंदुओं की अनुशंसा है और वो एक जारी किया जिसके तहत उसे लागू करने से आप आपके देश में या पूरे विश्व में करप्शन रोक सकते हो, आप मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हो, इत्यादि चीजें। आप काउंटर टेररिज्म या जो है टेररिज्म फंडिंग है उसे भी काउंटर कर सकते हो, उसे भी रोक सकते हो, टेरर फंडिंग। ठीक है, तो इनका अमलीकरण होना अनिवार्य है। अगर इनका अमलीकरण नहीं हुआ तो धीरे धीरे कोई भी देश जो है वो अपने आप में ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। फिर वहां भी अभी अमलीकरण नहीं हुआ तो ग्रे में से निकलकर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, जो बहुत ही खराब परिस्थिति मानी जाती है। आज 200 से अधिक देशों में इसका अमलीकरण हो रहा है, 200 से अधिक देशों में। और 40 रिकमेंडेशन को एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है, एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स। यानी कि एफएटीएफ के मानक। ठीक है, दोनों नाम से जाने जाते हैं, एक ही चीज है। इनको अमली करने से इन सारी चीजों के ऊपर काबू लिया जाता है या पाया जाता है। फिर उसके बाद देखें तो अगर एफएटीएफ की जर्नी देखें, एफएटीएफ की लाइफ कैसे शुरू हुई, उसको क्या क्या जुरिस्डिक्शन मिले, तो यहाँ एक टाइमलाइन है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसमें 3 वर्ष है, 1989, 2001 एंड 2012। तीनों वर्ष देखिए। यहाँ 1989 जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट का वर्ष है, उसे नहीं गिना जाता, मगर उसके बाद के जो 2 वर्ष है उन दोनों वर्षों से एक एक जुरिस्डिक्शन में इजाफा हुआ है। तो शुरुआत एफएटीएफ की मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य के साथ हुई थी, तो हियर इज मनी लॉन्ड्रिंग अलोन। तब उसके पास टेरर फाइनेंसिंग नहीं था, कुछ नहीं था, अंटिल 2001। फिर 2001 में अब दुनिया जो है वो समझने लगी, उनको लगने लगा कि भाई अब टेरर फाइनेंसिंग की परिस्थिति जो है वो भी विकराल होती जा रही है, उसे भी रोकना होगा। तो एफएटीएफ को एक और कार्यभार दिया गया, उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाकर टेरर फाइनेंसिंग भी इंक्लूड किया गया। तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के साथ टेरर फाइनेंसिंग को भी काउंटर करेंगे। फिर बाद में 2012 में एक और सुधार की जरूरत उत्पन्न हुई, जिसके तहत जो बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे जाते हैं मास डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, सर्वविनाश के लिए, तो उन पैसों को भी यहाँ रोका जाएगा, उन ट्रांजेक्शन्स को भी रोका जाएगा। उसके लिए 2012 में इसकी जुरिस्डिक्शन इसका फिर से बढ़ा दिया गया
काउंटर फाइनेंसिंग फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ टेरर वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो बड़े पैमाने पर खरीदी हो रही थी ऐसे हथियारों की जो कि अपने आप में मास डिस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, तो उनको यहाँ उन पैसों को, उन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ रोकने के लिए FATF का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया। आमतौर पे FATF जो है वो एक वॉचडॉग है जो अपने आप में फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करता है। अगर उसे लगे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, अगर उसे लगे यहाँ टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है, या अगर उसे लगे कि यहाँ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स हो रहे हैं फॉर मास डिस्ट्रक्शन, तो ऐसी चीज़ों को वो रोक देगा, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा। ये भी आइडेंटिफाई करेगा कौन से देश में ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, और उस हिसाब से जो कंट्रीज़ है उनको अलग अलग सूचियों में डालेगा, ग्रे हो या ब्लैक हो। ठीक है, तो ये बात रही इसके टाइमलाइन की। अब आगे देखें तो कुछ तथ्यात्मक माहिती है, 3 चीज़ है। सबसे प्रथम हेडक्वार्टर की बात करेंगे, फिर उसके बाद उसका सेक्रेटरी और बाद में प्रेसिडेंट। हेडक्वार्टर इसका पेरिस है, जो हमें याद रखना है। वर्तमान सेक्रेटरी इसके डेविड लेविस है, और वर्तमान प्रेसिडेंट इसके मार्कस प्लेयर है जो कि अपने आप में जर्मन है। ठीक है, तो ये इसका जो है संगठनात्मक ढांचा है, हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट एज वेल। फिर उसके बाद देखें तो पाकिस्तान का मत। देखिए, पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपको बताया कि भरपूर कोशिश की, भरपूर प्रयत्न किए, मगर फिर भी वे सफल नहीं हुए, वे विफल हुए। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश अपने प्रयत्नों का जो है अपने प्रयत्नों को साबित करने हेतु कि उन्होंने काफ़ी सारा प्रयत्न किया है आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवादियों को पकड़ा है, आतंकवादियों के ऊपर मुकदमे चलाए हैं, उनको सजाएं सुनाई है, मगर फिर भी वे FATF के नेतृत्व को, UN के नेतृत्व को वे कन्विंस नहीं कर पाए, वे मना नहीं पाए। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने 30 यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को हिरासत में लिया है अंडर वेरियस 70 मनी लॉन्ड्रिंग केस। ठीक है, मगर प्रति साल ऐसा पाकिस्तान के द्वारा होता है जब पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा फैसला आने वाला होता है, ऐसे कोई अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, तो पाकिस्तान जो है वो इन बैठकों के पहले 1 डेढ़ 2 महीने में वो कुछ एक्शंस लेता है। ठीक है, मगर अब पूरा विश्व समझता है कि ये पाकिस्तान के एक्शंस जो है वो मात्र और मात्र दिखाने के लिए है। पाकिस्तान के जो चबने के दांत है वो अपने आप में अलग है। तो ये FATF को भी मालूम पड़ गया है कि ऐसी चीज़ें जो है, 30 डेजिग्नेटेड UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को हिरासत में लिया, उनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, वे दिखावे का है। जैसे ही पाकिस्तान ग्रे में से अपग्रेड होकर लिस्ट से बाहर निकलेगा, समान राज्यों के साथ आएगा, तो दूसरे ही दिन यहाँ जो जिनको हिरासत में लिया गया ये सारे छूट जाएंगे, और अपने आप में जो प्रवृत्ति करता है जिनके लिए इनको हिरासत में लिया गया था वो फिर से करने लगेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये प्रथम बात रही। दूसरी बात, पाकिस्तान भारत पर भी आरोप लगा रहा है कि भारत अपने आप में इस पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकले इसलिए भारत जो है भरपूर अपनी एडी चोटी का जो जोर है वो लगा रहा है। ऐसी यहाँ बात पाकिस्तान के द्वारा हो रही है। प्लस पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है, एक्चुअली क्लेम तो नहीं है मगर ये आरोप लगा रहा है कि इंडिया इज एक्चुअली पॉलिटिसाइजिंग ए फोरम विच इज एक्चुअली टेक्निकल वन, यानी कि जो टेक्निकल फोरम है उसे अपने आप में भारत उसका स्वभाव ट्रांसफॉर्म करके उसे पॉलिटिकल बना रहा है। तो यहाँ ये सारे मुद्दे हैं जो कि पाकिस्तान अपने बचाव के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान, यस, ये होना तय है। पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होना तय है, वैसे भी आर्थिक खुमार पूरा राष्ट्र है, और इसमें ऐसे FATF जैसे ऐसी मार जो है वो अपने आप में पाकिस्तान को कई सारे दशक पीछे ले जाएगी। एक मोटा मोटा अनुमान ऐसा कहता है कि प्रतिवर्ष इस FATF के जो है ग्रे लिस्ट होने से पाकिस्तान को प्रतिवर्ष $10 बिलियन की आर्थिक घट आ रही है, आर्थिक नुकसान आ रहा है। और अगर ओवरऑल देखा, जब से FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया है तब से आज दिन तक, तो कहा जा रहा है कि लूजली $38 बिलियन का घाटा पाकिस्तान को ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो ऐसे खुमार देश में इतनी और नुकसानी अपने आप में पाकिस्तान जैसे देश से सहन नहीं हो सकती। फिर उसके बाद अगर आगे की राह देखें, वे फॉरवर्ड की बात देखें, तो 3 बिंदु समझने हैं बड़े बड़े। सबसे प्रथम, पाकिस्तान को अपनी गतिविधियां शून्य करनी होगी। यस, अगर पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आया, अगर वो टेरर सिंपथाइजर से पीस सिंपथाइजर नहीं हुआ, तो पाकिस्तान आने वाले वर्ष में संभवतः ब्लैकलिस्ट होने की जो है ब्लैकलिस्ट हो सकता है, ब्लैकलिस्ट होने की संभावना है। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान अपनी गतिविधियों को शून्य करे, शांति को प्रायोरिटी दे, शांति को अग्रता दे, तो ये पूरे क्षेत्र की शांति के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज पूरे क्षेत्र में एक अशांत सा माहौल है।
जिनमें दो जिम्मेदार राष्ट्र है, एक चीन है, एक पाकिस्तान है। मगर अगर यहाँ FATF की बात करें तो पाकिस्तान केंद्र में है। अगर पाकिस्तान अपने आप में शांत हो गया, अगर उसने टेरर फंडिंग, टेरर सिंपैथाइजिंग कम कर दिया, तो पूरे रीजनल पीस के लिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा। प्लस राष्ट्रहित में भी है, पाकिस्तान के अपने राष्ट्रहित में भी है, भारत के लिए, पाकिस्तान पड़ोसी होने के नाते भारत के हित में भी है, भारत राष्ट्र के हित में भी है। तो दोनों राष्ट्रों के हित में है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को शून्य करे तो पाकिस्तान को भी फायदा है, भारत को भी फायदा है। फिर उसके बाद अगर सपोज पाकिस्तान अपनी जो है हरकतों से बाज नहीं आया, तो ग्रे लिस्ट में से पाकिस्तान हो सकता है ब्लैक लिस्ट। और ये जो सूची है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि क्या होता है, ग्रे लिस्ट में देयर आर नो लीगल सेक्शंस। किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, कोई भी प्रकार के जो प्रतिबंध है वो नहीं लगे जा सकते। मात्र और मात्र यहाँ इंटरनेशनल लोन्स नहीं मिलेगी, या लेने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि विश्व जो है वो ये सारी चीज़ों को देखकर अपने पैसे वहाँ निवेश करते हैं। अब वे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में देख ले तो वो क्यों जाएंगे, उन्हें मालूम ही है कि वहाँ हथियार और गोलियों के सिवा कुछ है ही नहीं, तो वे अपना पैसा वहाँ निवेश नहीं करेंगे। तो सबसे प्रथम ग्रे लिस्ट इतना जो हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये मात्र लोन ही रोकता है या लोन को बाधित करता है। मगर अगर वो ब्लैक लिस्ट में चले गए, देन there could be a prey of legal sanctions, and this legal sanctions could be economic, could be diplomatic, could be cultural। ठीक है, तमाम प्रकार के प्रतिबंध यहाँ लग सकते हैं अगर वो एक बार ब्लैक लिस्ट में चला गया तो। और ग्रे लिस्ट जो है वो अपने आप में एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट। यानी कि किसी भी देश के ऊपर अगर ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखना है, वैसे ध्यान तो रख ही रहा है FATF, क्योंकि अपने आप में वॉच डॉग है, मगर ऐसे देशों के जिनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है उनको यहाँ ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, और इसीलिए यहाँ इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट इसे कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आ गया ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, देन ओनली इट विल बी एबल टू कम आउट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट इनटू अ नॉर्मल। तो यही पूरी चर्चा थी आज की, जो अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथ ही यहाँ हमने लेखों में से भी ये अच्छा मुद्दा ढूंढकर निकाला। यहाँ से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। मॉडल इसका हमारे सामने है, जैसे आप देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। 3 कथन हमारे सामने है। सबसे प्रथम, वर्ष 1989 में FATF की स्थापना से ही आंतक वित्त पोषण उसके कार्यक्षेत्र में था। यानी कि सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट काउंटर टेररिस्ट या टेररिज्म फंडिंग वाज एक्चुअली इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इट। ये पहला है। दूसरा, ग्रे लिस्ट को इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट भी कहा जाता है। तीसरा, FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ अन्य 17 देश है। तो हमारे पास ऑप्शन भी है जिनके तहत आपको सत्य वाक्य को चुनना है। सत्य वाक्य हो, एक हो या एक से अधिक हो। ऑप्शन के तहत सबसे प्रथम ए कहता है तीनों के तीनों सही है, यानी कि 1, 2 और 3। ऑप्शन बी कहता है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी कहता है केवल 2 और 3 सही है। एंड लास्टली ऑप्शन डी कहता है केवल 1 और 3 सही है। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद आपके सामने रखा जाएगा, पिन अप करके। आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें देखनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही में अगर आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्रोथ मोड UPSC के साथ जुड़े। आपके कोई विद्यार्थी मित्र कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे करना चाहते हैं तो आप उसे ग्रोथ मोड UPSC का रेफरेंस दीजिए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिखाइए, उनके साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मेहनत सारे छात्रों तक पहुँचे और उनको भी अपनी परीक्षाओं में उपयोगी हो। सो मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। जय हिंद।